हाय फ्रेंड्स, चलो शुरुआत करते हैं पेपर नंबर 5। देखिए क्या क्वेश्चन आपका बन रहा है। फर्स्ट वन देखिए क्वेश्चन। सेंटेंस है आपका ग्रामेटिकल एरर। देखिए कि ही इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड। सेंटेंस आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ जब भी हम लगाते हैं, वन ऑफ के बाद में आने वाली जो नाउन होती है वो हमेशा प्लूरल होगी, क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, किसी एक उसमें से एक को लेना है। अब एक को लोगे तो आगे कम से कम कितने लोग चाहिए? दो तो होने ही चाहिए। तो आप कह रहे ही इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब आपने क्या लिखा? आगे कह रहे हो कि हु इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड। देखिए आगे आपने कहा हु इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड। आपको पता होना चाहिए कि WH वर्ड का यूज हम जब भी सेंटेंस के अंदर करते हैं तो WH वर्ड के बाद में आने वाली वर्ब जो होती है वो अपने से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। ठीक है ना। ये नाउन जो होती है इस WH वर्ड से पहले, ये इसका एंटीसीडेंट कहलाती है, और इसके पहले जैसा एंटीसीडेंट होगा, जैसे इसके पहले नाउन होगी, वैसे ही वर्ब आपको यहां पे यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपने कहा ही इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो हु इज नहीं, हमें आपको यहां पे क्या कहना पड़ेगा? हु आर। क्या कहोगे? हु आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड। ठीक है ना कि हु इज कहेंगे। तो क्वेश्चन आपकी कौन से पार्ट में गलती है? ही इज वन ऑफ द, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने कहा क्या इज गोइंग टू में गलती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु में कोई गलती है, या बी अवॉर्डेड। ऑब्वियसली किस में गलती है? आपकी सेकंड पार्ट में, कि यहां इज नहीं बल्कि हमें क्या कहना पड़ेगा? आर कहना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपके सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का एक सिंपल सा रूल है। देखिए रूल को समझना, देखो क्या रूल है। देखें आपने सेंटेंस कह दिया, जैसे आपने कह दिया कि ही इज, आपने कह दिया कि वन ऑफ द डॉक्टर, ही इज वन ऑफ द डॉक्टर्स, ही इज वन ऑफ द डॉक्टर्स कहना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आपके ही इज वन ऑफ द डॉक्टर्स, तो यहां पर क्या आएगा? ये आपका प्लूरल रहेगा। नाउन कैसे आएगी? प्लूरल। तो ही इज वन ऑफ द डॉक्टर्स। ठीक है। लेकिन यदि मान लो आपने आगे कह दिया क्या? हु, तो हु कहते ही आगे क्या कहना पड़ेगा? हु इज या हु आर? अब आपको कहना पड़ेगा हु आर। तो ही इज वन ऑफ द डॉक्टर्स, आप कह रहे कि वो उन डॉक्टर्स में से एक है जो क्या करते हैं, तो हु आर गोइंग टू। क्या कहोगे? हु के बाद आपको वर्ब कैसे लगानी पड़ेगी? आर लगानी पड़ेगी। तो वन ऑफ के बाद में आप डॉक्टर्स कहते हो, WH वर्ड लगने पर आपको वर्ब कैसे लगानी होती है? आपको प्लूरल लगानी पड़ती है। लेकिन आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया सेंटेंस में कि वन ऑफ द डॉक्टर या वन ऑफ द डॉक्टर्स, आपको कहना पड़ेगा वन ऑफ द डॉक्टर्स। अब यदि वन ऑफ द डॉक्टर्स कहोगे तो वर्ब कैसी आएगी? आपकी इज आएगी, क्योंकि हम वर्ब किसके लिए लगा रहे हैं? वन के लिए लगा रहे हैं। वन ऑफ द डॉक्टर्स इज गोइंग। ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपने कहा वन ऑफ द डॉक्टर्स इज गोइंग टू, इस तरीके से आप कहते हो। लेकिन आपने इसी वन ऑफ के बाद, इसी आपने वन ऑफ द डॉक्टर्स, इसके बाद में यदि मान लो आपने कोई भी WH वर्ड आपने यूज कर दिया, हु कह दिया, तो अब आपको कहना पड़ेगा कि वन ऑफ द डॉक्टर्स हु आर। ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि यहां आपने जैसी नाउन लिखी है वैसी ही नाउन आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना किसी भी WH वर्ड से पहले यदि कोई जैसी नाउन आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे वर्ब का यूज करना है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बन रहा है कि ही इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड। टू बी अवॉर्डेड आपका पैसिव वॉइस है कि उनको क्या है? अवार्ड मिलने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? उस अकेले व्यक्ति को अवार्ड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अवार्ड किसको मिल रहा है? इनको मतलब एक से ज्यादा इंजीनियर्स है, उनको अवार्ड मिलने वाला है, और उनमें से वो क्या है? एक है। आपको यदि कहना है कि वो वो एकमात्र अकेला इंजीनियर्स है, ठीक है, जिनको अवार्ड मिलने वाला है, तो आपको कहना पड़ेगा ही इज द ओनली वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड। तो वहां पर द ओनली यदि यूज होता तो जरूर हम वहां पर आगे क्या कर देते? हु इज कर देते, लेकिन यहां पर हमें आर कहना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे
क्वेश्चंस काफी सरल हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल आते हैं एग्जाम में, बहुत सरल आते हैं। यदि आप एग्जाम पैटर्न है देखते हो 10+2 के अभी जो पेपर हो रहे हैं उन्हें आप देखोगे तो बहुत सरल आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन है आपका कि सी इज द कंसर्न्ड ऑफिसर हु विल हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या गलती कर दी इस सेंटेंस में, यहां आपने कह दिया कि ही इज द कंसर्न्ड ऑफिसर। देखो कंसर्न्ड का जब यूज करते हैं, कंसर्न्ड को जब आप कंसर्न्ड यहां पर कंसर्न्ड ऑफिसर, देखो इसमें क्या गलती जा रही है। देखो कंसर्न्ड को यदि आप किसी नाउन के पहले लिखते हैं, जैसे आपने कह दिया कि एक तो आपने कह दिया कंसर्न्ड क्लर्क, एक तो आपने कहा कंसर्न क्लर्क, और एक आपने कह दिया क्या, क्लर्क कंसर्न्ड। तो ये आपने पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। अब आपने कह दिया अ कंसर्न्ड क्लर्क, यदि आपने कह दिया एक में तो आप कह रहे हो अ कंसर्न्ड क्लर्क और एक में आप कह रहे हो अ क्लर्क कंसर्न्ड, तो यदि कंसर्न्ड को पहले लिखते हो तो इसका अर्थ निकल जाता है चिंतित। इसका अर्थ क्या निकलेगा, चिंतित बाबू। आप कह रहे हो वो कैसा है, वो चिंतित बाबू है। और यदि कंसर्न को आप बाद में लिखते हो तो इसका मतलब होता है संबंधित। आप किसी काम के लिए गए और उस काम से संबंधित जो बाबू था, रिलेटेड, उस काम से संबंधित जो बाबू था, रिलेटेड जो बाबू था, उसे हम कहते हैं क्या, क्लर्क कंसर्न्ड। ठीक है ना। तो यदि पहले लगाते हो तो उसका अर्थ होता है चिंतित, और यदि बाद में लगाते हो तो उसका मतलब होता है संबंधित। लेकिन यदि आप प्रेडिकेटिवली यूज करते हो और आपने ऐसा लिख दिया कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट, वी आर कंसर्न्ड अबाउट, अब इस तरीके से यदि आपने कह दिया, ठीक है ना, तो यहां कंसर्न्ड का मतलब चिंतित ही होता है, इस अर्थ का मतलब चिंतित ही होता है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन, कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन, ठीक है ना, इस तरह। तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट, तो इस तरीके से प्रेडिकेटिवली यूज करते हो, वर्ब के बाद ऐसे यूज करते हो, इन्हें प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो वहां पर आप क्या करोगे, इसका मतलब आपका चिंतित के अर्थ में ही आता है। तो यदि आप कंसर्न को पहले लिखते हो किसी नाउन के तो वो अर्थ निकाल देगा चिंतित, और यदि उसको बाद में लिखते हो तो वो अर्थ निकाल देता है संबंधित, उस काम से रिलेटेड आपका सेंटेंस बनेगा। तो देखो अब आपके सेंटेंस क्या कह रहा है कि सी इज द ऑफिसर कंसर्न्ड हु विल हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप कह रहे कि वो आपकी चिंतित ऑफिसर है जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। ऑब्वियसली आपको पता है कि वो आपकी चिंतित ऑफिसर नहीं, आपके काम से संबंधित ऑफिसर होनी चाहिए। जैसे मान लो आप सेक्रेटरीट में गए, आप सचिवालय में गए और वहां आपको कोई काम था, और जिस काम के लिए आप गए उस काम से संबंधित जो बाबू है, उस काम से संबंधित जो ऑफिसर है वो वहां पर उपस्थित नहीं था, तब आप क्या कहोगे, द ऑफिसर कंसर्न्ड या द कंसर्न्ड ऑफिसर। आपको कहना पड़ेगा द ऑफिसर कंसर्न्ड वाज नॉट देयर। ठीक है ना, ये 90% लोग इसको गलत यूज करते हैं, ठीक है ना, विशेषकर आप न्यूज़पेपर के अंदर भी ये वर्ड है वो गलत इस्तेमाल होता है, इसका यूज है वो काफी गलत होता है। ग्रामेटिकली आपको देखना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा ऑफिसर कंसर्न। क्या कहोगे, ऑफिसर कंसर्न। तो गलती आपके फर्स्ट पार्ट में ही जा रही है कि सी इज द कंसर्न्ड ऑफिसर, नहीं, आपको कहना पड़ेगा सी इज ऑफिसर कंसर्न्ड, सी इज द ऑफिसर, सी इज द ऑफिसर कंसर्न्ड, सी इज द ऑफिसर कंसर्न्ड। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे तो देखो आपको पता होना चाहिए कि हु विल हेल्प यू। हेल्प का रूल हमने पढ़ा था कि हेल्प के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो आगे तो हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम तो करेक्ट है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एयरक्राफ्ट एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 2/3 या 1/3 जब यूज करते हैं तो इनके बाद जैसी नाउन आती है वैसी वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो इनमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मान लो आपने कह दिया सेंटेंस में कि 1/3, 1 कहोगे तो थर्ड कहना पड़ेगा, और इसकी जगह यदि मान लो आपने 2 कहोगे तो 2 कहोगे तो क्या कहोगे, थर्ड नहीं, आपको थर्ड्स कहना पड़ेगा। 1/3 ऑफ और 2/3 ऑफ। अब क्या कि इनका वर्ब के ऊपर असर नहीं पड़ता, इनके बाद में जैसी नाउन आती है वैसी वर्ब का इस्तेमाल होता है। आपने कह दिया कि 1/3 ऑफ वाटर,
आपने अनकाउंटेबल नाउन लगाई, या आपने कह दिया 2/3 ऑफ वाटर, अब आपने दोनों में अनकाउंटेबल नाउन लगाई, वर्ब दोनों में ही सिंगुलर हो जाएगी। यहां पर थर्ड का या थर्ड्स का वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। बस ये आपको ध्यान होना चाहिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो ये सिंगुलर रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 4 5 6 मतलब 1 से ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, थर्ड्स करना पड़ेगा। बस इतना होगा, 1/4 2/4, ठीक है ना, 6/4, इस तरीके से आप यूज करते हो। लेकिन इनके बाद में क्या होता है, ऑफ के बाद जैसी नाउन होती है वैसे ही वर्ब का इस्तेमाल आपको करना होगा, ठीक है ना। यदि मान लो इसकी जगह यदि आपने कह दिया कि 1/3 ऑफ, आपने कह दिया स्टूडेंट्स, अब एक स्टूडेंट का तो 1/3 भाग तो हो नहीं सकता, आपने कह दिया सेंटेंस की 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स। आर्टिकल द भी लगा सकते हो यदि पर्टिकुलराइज करना चाहें तो, आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का 1/3 भाग कहना चाहते हो तो इसका मतलब सारे स्टूडेंट्स का 1/3 भाग कहना चाह रहा है, तो 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स। आपको पता है एक स्टूडेंट का तो कोई 1/3 या 2/3 भाग हो नहीं सकता, तो या स्टूडेंट तो आप कह नहीं सकते, नाउन तो आपको प्लूरल रखनी पड़ेगी, लेकिन जो वर्ब का इस्तेमाल होता है, जैसी आपकी नाउन होती है वैसे ही वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो 1/3 2/3 तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको देखना ये है कि आगे कैसी नाउन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है, वर्ब इस्तेमाल होगी। क्लियर है। अब यदि मान लो आप कुछ ऐसी नाउन लिख देते हैं जो सिंगुलर भी होती है लेकिन उसमें मेजरमेंट लिया जा सकता है, जैसे मान लो आपने कह दिया कि सड़क का 1/3 भाग, तो एक सड़क का 1/3 भाग हो सकता है, तब आप कह सकते हैं 1/3 ऑफ द, क्या कहोगे, 1/3 ऑफ द रोड, एक पर्टिकुलर सड़क का 1/3 भाग हो सकता है, ठीक है ना। 2/3 ऑफ द रोड्स, आप रोड्स भी कह सकते हो, सड़कों का 1/3 भाग, तो वहां रोड और रोड्स दोनों सही है क्योंकि उसको हम नाप सकते हैं। दीवार का 1/3 भाग 1/3 ऑफ द वॉल आप कह सकते हो, या 2/3 ऑफ द वॉल, आप दोनों सही है, ठीक है ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी नाउन है जिसका मेजरमेंट है वो लिया जा सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक स्टूडेंट का 2/3 भाग या आपने एक स्टूडेंट का 1/3 भाग, ऐसा नहीं कह सकते, स्टूडेंट्स का 1/3 भाग बोलना पड़ेगा, नाउन मस्ट बी प्लूरल, यहाँ पे आपको नाउन प्लूरल रखनी पड़ेगी। तो जैसी नाउन रखोगे वैसे ही वर्ब आ जाएगी, या 1/3 या 2/3 से वर्ब के ऊपर कोई भी असर है वो नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, तो आपके इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो, अब आपने कह दिया 2/3, ठीक है, 2 के साथ थर्ड्स का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम, यदि थर्ड करता तो गलत हो जाता। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एयरक्राफ्ट, अब आपने यहां पर कर दिया क्या, वर्ड एयरक्राफ्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरफा इस्तेमाल होता है। यदि आपको पता है कि एयरक्राफ्ट जब हम यूज करते हैं तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट हम यूज नहीं कर सकते। यदि आपने कह दिया एन एयरक्राफ्ट, एक है तभी हमें कहना पड़ेगा एयरक्राफ्ट, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आएगी। और यदि मान लो इसकी जगह 2 कहोगे तो आप 2 एयरक्राफ्ट्स नहीं कह सकते, 2 है तभी आपको एयरक्राफ्ट कहना पड़ेगा, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही होता है, एयरक्राफ्ट्स आप नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। तो एन एयरक्राफ्ट कहोगे तो इज आएगा, 2 एयरक्राफ्ट कहोगे तो आर आ जाएगा। लेकिन यदि मान लो आपने किसी भी तरह का कुछ भी नहीं लिखा और सिर्फ आपने लिख दिया द एयरक्राफ्ट, और आपने किसी भी तरह का कुछ भी नहीं लिखा है, और आपको पता होना चाहिए कि अब ये नाउन कैसी हो सकती है, द एयरक्राफ्ट में आपकी इज और आर दोनों हो सकती हैं। द एयरक्राफ्ट इज, एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इज भी हो सकता है, और एक क्या एयरक्राफ्ट्स पूरे पूरे हो सकते हैं। तो इज और आर दोनों संभावना पॉसिबल होती है, लेकिन आप सिर्फ एयरक्राफ्ट लिखते हो तो उस कंडीशन में वो आपका सिंगुलर नहीं हो सकता, आपको एयरक्राफ्ट, आप इज नहीं, आपको यहां पर आर कहना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिंगुलर नाउन होती है बिना डिटर्मिनर के इस्तेमाल आप नहीं कर सकते यदि वो काउंटेबल है। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन में डिटर्मिनर होना बहुत जरूरी होता है। तो आपने यहाँ द एयरक्राफ्ट कहा तो इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ठीक है ना। एन एयरक्राफ्ट इज ही होगा, 2 एयरक्राफ्ट आपका आर हो जाएगा। लेकिन अकेला यदि एयरक्राफ्ट है बिना किसी डिटर्मिनर के तो वो हमेशा
प्लूरल होता है, ठीक है ना। यदि ऐसी नाउन जो काउंटेबल है और यदि वो बिना किसी डिटर्मिनर के यूज हुई है तो मस्ट बी प्लूरल, उसको आपको प्लूरल की तरह इस्तेमाल जनरली करना होता है। क्लियर है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आर यूज करोगे। लेकिन अब आपके सेंटेंस में क्या कह रहा है, अब सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। सेंटेंस कह रहा है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एयरक्राफ्ट। अब आपको पता है कि विश्व का कोई एक तो एयरक्राफ्ट होगा नहीं, इसका मतलब यहां पर आने वाली एयरक्राफ्ट नाउन कैसी है, आपकी प्लूरल है। यदि नाउन आपकी प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी कैसी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि 2/3 से आपको सेंटेंस में वर्ब के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, आपके एयरक्राफ्ट से आपकी वर्ब पे असर पड़ेगा। तो क्या आना चाहिए, इज आ नहीं सकता, इज आ नहीं सकता, आपको आर कहना पड़ेगा। अब आर ग्राउंडेड कहोगे या आर ग्राउंड कहोगे, आर ग्राउंडेड या आर ग्राउंड, ठीक है ना। अब आपको देखना पड़ेगा कि ग्राउंड क्या मीनिंग क्या है। देखो, एक तो आपकी वर्ब होती है ग्राइंड, एक आपकी वर्ब होती है क्या, ग्राइंड, एक ग्राइंड वर्ब होती है और एक होती है आपकी ग्राउंड, दो वर्ब होती हैं। ग्राइंड, ग्राइंड तो पीसना होता है, ग्राइंड तो क्या होता है, पीसना होता है। कोई भी अनाज वगैरह को आप पीसते हैं तो ग्राइंड करना कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं ग्राइंड पीस। और ग्राउंड का मतलब होता है जमी दोज करना, कोई भी चीज आपने जमी दोज कर दी उसे कहते हैं जमी दोज करना, ठीक है ना। रोक लगाना, ठीक है ना, किसी वाहन पर रोक लगाना, ठीक है, रोक लगाना कि वो आगे काम है वो नहीं कर सकता, उस अर्थ में ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। देखो, जमी दोस्त करना, कोई चीज को आप ग्राउंडेड कर दिया, ठीक है ना। जैसे देखो, अब इस ग्राइंड की जो सेकंड वाली फॉर्म होती है वो होती है ग्राउंड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ग्राइंड की ग्राउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, ग्राउंड होती है। तो ग्राइंड की सेकंड वाली फॉर्म भी ग्राउंड और थर्ड फॉर्म भी ग्राउंड होती है, लेकिन ग्राउंड की जो सेकंड वाली फॉर्म होती है वो ग्राउंड नहीं बल्कि आपको कहना पड़ेगा ग्राउंडेड, ठीक है ना। और इसकी थर्ड वाली फॉर्म भी क्या होगी, ग्राउंडेड, ठीक है। तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, और ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। तो यदि जमींदोज करने के अर्थ में बात कर रहे हैं, रोक लगाने के अर्थ में बात कर रहे हैं, पाबंदी लगाने के अर्थ में, रोक लगाना, पाबंदी लगाना, तो आपको ग्राउंडेड और ग्राउंडेड आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड है आपका ग्राउंड, ये तीन तरफा काम कर जाता है, ग्राउंड और ग्राउंड, ठीक है ना। तो ग्राउंड यहां पर तो क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और वो कौन सी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यदि मान लो आपने डू, डज और डिड के साथ या किसी मॉडल के साथ ग्राउंड लिखा है तो इसका मतलब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, रोक लगाने के अर्थ में कह रहे हो, जमींदोज करने के अर्थ में कह रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से। और यदि मान लो आपने अकेली ग्राउंड लिखी है, यदि पास्ट टेंस की तरह यस्टरडे वगैरह में, तो ऑब्वियसली वो ग्राउंड कौन सा है, ये पीसने के अर्थ में वो ग्राउंड का इस्तेमाल आपने किया है। हैज, हैव, हैड के साथ यदि आपने ग्राउंड लिखा है तो वो ग्राइंड की आपकी थर्ड फॉर्म है, और हैज, हैव, हैड के साथ यदि आपने ग्राउंडेड लिखा है इसका मतलब वो ग्राउंड, जमींदोज करने की आपकी क्या है, आपकी थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है। तो अब आपने इस सेंटेंस के अंदर क्या कहा है, सेंटेंस आपसे कह रहा है कि 2/3 ऑफ द वर्ड्स एयरक्राफ्ट, अब आपने कह दिया क्या, आर ग्राउंडेड या आर ग्राउंड। आर ग्राउंड कहोगे तो इसका तो मतलब है पीस लिए गए हैं, अब पीस से थोड़ी गए हैं, वो क्या है, उनके ऊपर रोक लगा ली गई है। तो रोक लगाने के अर्थ में उन्हें रोक देना है, चक्का जाम कर देना है, मतलब आगे पाबंदी लगा दी कि आगे वो काम नहीं कर पाएंगे, या उनके ऊपर रोक लगा दी कि वो नहीं उड़ान ले पाएंगे, तो आपको कहना पड़ेगा आर ग्राउंडेड। तो 2/3 ऑफ द वर्ड्स एयरक्राफ्ट एमिड कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, आर ग्राउंडेड, एयरक्राफ्ट आर ग्राउंडेड, ना कि यहां पर इज ग्राउंडेड आपको कहना पड़ेगा। तो एयरक्राफ्ट वर्ड से एयरक्राफ्ट्स नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, in the wake of the recent cross-border tensions, forces have been at strategic locations for immediate action if required. आप कह रहे हो कि यदि जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे कि जो फोर्सेज हैं, फोर्सेज मतलब सेनाएं जो है, आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी हैं, उनको यदि ज़रूरत पड़ी तो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है, जो हमने लोकेशन वहाँ तय की गई है वहाँ पर है, उनको क्या कर देंगे, तैनात कर देंगे। किस लिए, यदि आप कह रहे हो कि फिलहाल जो बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन चल रही है उसको देखते हुए यदि ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, सैनिकों को वहाँ पर जो क्या करेंगे, भेज देंगे। तो क्या कहोगे, सैनिकों हैव बीन डिपार्टेड, डिपार्ट करना, ठीक है ना,
आप डिपार्ट करने के अर्थ में कि वहां पर प्रस्थान करवा दोगे, वहां पे भेज दोगे तो हैव बीन डिपार्टेड कहोगे। डिप्लॉयड तैनात करने के अर्थ में कहोगे। डिपॉजिटेड जमा कर दोगे आप वहां पर, या आपके जो डिपोर्टेड, मतलब डिपोर्ट तो करना देश छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। डिपोर्टेड होता है ना, जैसे मान लो आप किसी कंट्री में मान लो घूमने गए, ठीक है ना, और आपके वीजा मान लो आपने ले रखा है, लेकिन यदि मान लो किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो आपको वहां से क्या कर देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। तो डिपोर्ट करने का मतलब है कि आपको वहां से क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, वापस भेज देते हैं। ऑब्वियसली आप क्या कहना चाह रहे हो, यहां कह रहे हो कि हम वहां पर क्या करेंगे, सेना को तैनात कर देंगे। तो तैनात करने के अर्थ में आपको क्या कहना पड़ेगा, डिप्लॉयड, ठीक है ना। एग्जाम में आपकी हिंदी नहीं दे रखी होगी, ये आपकी सुविधा के लिए है, ठीक है ना। तो आप कह दोगे क्या, डिप्लॉयड। तो हैव बीन डिप्लॉयड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं, ये स्पेलिंग टेस्ट आपको जरूर याद करने हैं। आपको छोटे छोटे स्पेलिंग टेस्ट आप तैयार करो ताकि क्लॉज टेस्ट के अंदर आपकी काफी हेल्प मिलेगी। जितने ज्यादा आप फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आपके क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन आपका इंप्रूवमेंट से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू कार as my old one is giving me trouble। देखिए क्या गलती है सेंटेंस के अंदर। आप कह रहे हो सेंटेंस में आई एम थिंकिंग, थिंक अपने साथ में टू नहीं, थिंक के बाद हमेशा ऑफ आता है। थिंक टू नहीं, थिंक के बाद क्या कहना पड़ेगा, आपको ऑफ लिखना पड़ेगा। थिंक के साथ क्या आता है, ऑफ, और ऑफ लिखोगे तो कोई भी प्रेपोजिशन यदि आता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, जिरंड होनी चाहिए। वो वर्ब हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म होती है। थिंक ऑफ कहोगे तो बाई नहीं, आपको क्या कहना पड़ेगा, बाइंग कहना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना, टू जो होता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, टू बाई भी होता है, टू बाइंग भी होता है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म और जिरंड दोनों का इस्तेमाल होता है, मतलब इन्फिनेटिव भी यूज होता है और आप उसे जिरंड के रूप में भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन टू के अलावा कोई भी दूसरा प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब मस्ट बी इन जिरंड फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, सेंटेंस के आम थिंकिंग की जगह आई थिंक्स तो हो नहीं सकता, आई के साथ थिंग्स तो हम लगा नहीं सकते। थिंकिंग और टू बाइंग भी गलत है। थिंकिंग ऑफ बाइंग यहां सही बन रहा है। थॉट आपने कह दिया तो टू बाई आपका गलत हो जाएगा। तो क्या कहोगे यहां पर, क्या कहोगे सेंटेंस, थिंकिंग ऑफ बाइंग। तो आप कहोगे आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार एज माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Mr. Kohli has more money than any other player have। Mr. Kohli has more money than any other player have। ये सेंटेंस आपका डिग्री से है, एडजेक्टिव टॉपिक में डिग्री से सेंटेंस आपका कह रहा है कि मिस्टर कोहली हैज मोर मनी। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हैज जब भी एज ए मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है, हैज, हैव और हैड जब भी एज ए मैन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है डिग्री के अंदर, कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री के अंदर, ठीक है, सुपरलेटिव में नहीं, पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट पे उसको आपको रिपीट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक बात तो ये, तो यहां पर रिपीट करना बहुत जरूरी होगा। इसकी जगह यदि बी वर्ब होती, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, तो उसको रिपीट करना कोई जरूरी नहीं। आप रिपीट कर भी सकते हो और रिपीट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इसकी जगह हैज, हैव, हैड एज ए मैन हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आती, हैज टेकन वगैरह ऐसे होता, तो उसको रिपीट हम नहीं कर सकते। मैन वर्ब होनी चाहिए हैज, हैव, हैड, तो सेंटेंस के एंडिंग पॉइंट पे आप उसे क्या करते हो, रिपीट करते हो, ठीक है। तो रिपीटेशन आपका यहां पर हो रखा है, रिपीटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी में रिपीट इसने कर रखी है, ठीक है, और यहां भी आपने रिपीट किया है। फिर बात आती है कि आप जब कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो तो उसके बाद में क्या है कि आपने लगा दिया क्या, एनी अदर। एनी अदर क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो एनी अदर के साथ यदि नाउन लिखते हो तो वो हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। आप एनी अदर यूज करते हो, यदि एनी अदर लगाते हो तो एनी अदर लगाओगे तो उसके साथ में आने वाली नाउन कैसी होगी, वो नाउन आपकी सिंगुलर होगी। तो एनी अदर के साथ नाउन कैसी लगाते हो, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। और यदि एनी अदर की जगह यदि आप मोस्ट अदर का यूज करते हो तो आपको नाउन लिखनी पड़ती है प्लूरल। मोस्ट अदर के साथ नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब भी आपको प्लूरल आएगी, ठीक है। तो अब इसमें संभावना दो बनती हैं कि या तो हम ऐसे लिखें कि एनी अदर प्लेयर हैज, और या लिखें हम मोस्ट अदर प्लेयर्स हैव।
तो एनी अदर के साथ नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर रहती हैं और मोस्ट अदर के साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल रहती हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है आपको। ये तो यहाँ गलत हो गया कि एनी अदर के साथ आपने नाउन तो सिंगुलर कर दी और वर्ब आपकी आपने वहां पर प्लूरल कर दी। देखिए क्या होना चाहिए, मोस्ट अदर कह रहे हो तो आपको प्लेयर्स कहना पड़ेगा, मोस्ट अदर के साथ प्लेयर नहीं हो सकता। ये गलत हो गया आपका ऑप्शन ही। इंप्रूवमेंट आपका करना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस आपका वहां पर गलत जा रहा है। आगे कह रहा है सेंटेंस एनी अदर प्लेयर हैच। अब एनी अदर के साथ आपकी नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, ये ऑप्शन आपका सही बन रहा है। अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं, एनी अदर के साथ प्लेयर्स और हैव कह दिया जो कि गलत हो जाएगा। एनी अदर के साथ आपको नाउन और वर्ब आपकी सिंगुलर रखनी पड़ती, एनी अदर, नो अदर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, एन अदर, ठीक है। अदर प्लूरल होता है लेकिन एनी अदर, अदर आपका प्लूरल होता है, अदर जनरली क्या होता है, प्लूरल होता है। अदर के साथ जब भी हम कोई नाउन लिखते हैं तो अदर के साथ प्लेयर्स करके आपको वर्ब प्लूरल करनी पड़ती है, अदर प्लेयर्स आर, ठीक है ना। एक अदर प्लेयर्स और एक मोस्ट अदर, यदि आप इसकी जगह मोस्ट अदर कहते हो तब भी आपको इसके साथ नाउन और वर्ब आपको प्लूरल कहनी पड़ती है, प्लेयर्स और आर, इस तरह। तो अदर कहो चाहे मोस्ट अदर कहो, ये आपका प्लूरल होता है। लेकिन अदर को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, आप उसमें एन लगाते हैं, तो क्या बन जाता है सेंटेंस, अनदर, ठीक है ना। इस तरीके से आपने नो लगाते हो तो क्या बनता है, नो अदर, और इस तरह आप एनी लगाते हो, क्या लगाते हो, एनी अदर, तो एनी अदर। तो आपने एन अदर तो अलग अलग कह नहीं सकते, अनदर आपका वर्ड होता है, ठीक है ना। तो इनके साथ जब भी आप नाउन लगाओगे तो वो कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, और वर्ब भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो एनी अदर कहोगे तब भी नाउन और वर्ब सिंगुलर आएगी, नो अदर और आपका कौन सा, अनदर। तो अनदर प्लेयर इज आप कहोगे, तो अनदर में ऑलरेडी आपने एन लगाया है, तो ध्यान रखना कभी भी अनदर में एन नहीं लगा सकते। एग्जाम में ये भी गलती आती रहती है, एन अनदर करके एरर आती है, तो ध्यान रखना अनदर में ऑलरेडी एन लगा हुआ है तो आप वहां पर एक्स्ट्रा एन लगाओगे तो सेंटेंस आपका वहां पर गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना कि अदर और मोस्ट अदर ये आपके प्लूरल होते हैं और अनदर, नो अदर और एनी अदर क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आती है। क्लियर है। सब्जेक्ट अकेला अदर कभी नहीं होता, अकेले सब्जेक्ट की तरह, अकेले तो प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, उस कंडीशन में आप अदर नहीं, आपको अदर्स कहना पड़ता है। जैसे अदर इज कह दिया तो वो गलत होगा। यदि वो प्रोनाउन की तरह अकेला यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है तो आपको अदर्स कहना पड़ता है प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल यूज करनी पड़ती है। एज ए सब्जेक्ट की तरह आप प्रोनाउन को यूज करते हैं अदर को, तो अदर नहीं अदर्स कहना पड़ेगा, अदर्स आर गोइंग देयर, ठीक है ना। तो आपको वहां पर अदर्स यूज करना होता है अकेला, जब डिटर्मिनर नहीं बल्कि अकेला प्रोनाउन बनता है तो, या ये डिटर्मिनर की तरह काम आ रहा है, आपने किसी वर्ड के साथ पहले लगाया डिटर्मिनर, एज ए डिटर्मिनर, नाउन के पहले डिटर्मिनर यूज हो रहा है। चलिए, तो यहां आपसे कह रहे हो सेंटेंस में, सेंटेंस बन रहा है कि मिस्टर कोहली हैज मोर मनी देन एनी अदर प्लेयर हैज, ठीक है ना। तो एनी अदर के साथ प्लेयर नाउन सिंगुलर, तो वर्ब भी आपकी कैसी कहनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आपको यहां पे करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो ग्रामेटिकल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर वाले, तो ग्रामर में आपके दो तो आपके कौन से स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, दो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और दो ही क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से होते हैं। वोकैब प्री में बहुत ज़्यादा आती हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 20 मार्क्स की होती है वोकैब। क्लियर है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन है आपका पहला, द बरियल ऑफ अ कॉर्प्स, आपके मृत व्यक्ति की समाधि, क्या कहोगे। देखो, मृत व्यक्ति की समाधि क्या कहोगे, आप कहोगे इंटरमेंट कहोगे, इंटर्नमेंट कहोगे, इंटरोगेट कहोगे, या आपने कह दिया इंटरपोज कहोगे, ठीक है। तो सेंटेंस में आपका वर्ड है कि द बरियल ऑफ अ कॉर्प्स, तो कॉर्प्स के बरियल को हम क्या कहते हैं, इंटरमेंट कहते हैं। इंटरमेंट और इंटर्नमेंट में सिर्फ एक एन का ही फर्क है, ये इंटरमेंट है, ये इंटर्नमेंट है, एन आपने लगा दिया, ठीक है ना। तो इंटरमेंट होता है जो कौन सा, मृत व्यक्ति की जो समाधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमेंट कहते हैं। और इंटर्नमेंट कहोगे तो आप नजरबंदी कर देते हो, जैसे मान लो वॉर होता है, युद्ध वगैरह है, किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन मान लो बन जाती है, तो वहां के जो नेता वगैरह जो या ऐसे लोगों को क्या करते हैं, नजरबंद कर दिया जाता है कि वो वहां से क्या कहीं और न जाए या ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे क्या है लोग भड़क जाएं, तो उन्हें इंटरमेंट किया जाता है। इंटरमेंट काफी चला था 370 के दौरान, काफी यूज
यूज हुआ था उस दौरान। तो इंटरमेंट नजरबंदी, ठीक है ना, इंटरोगेट करना, पूछताछ करना के अर्थ में आता ही है, और इंटरपोज मतलब बीच बिचाव करना, किसी के बीच में आप बोलते हो तो उसे कहते हैं इंटरपोज, बीच में ही पोज कर देना लोगों को, इंटरपोज, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है, इंटरमेंट। इंटरमेंट और इंटर्नमेंट में काफी अंतर होता है। इंटरमेंट होता है समाधि, और इंटर्नमेंट होता है कौन सा, आपका नजरबंदी करना, ठीक है। तो द बरियल ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है क्या, मृत व्यक्ति की समाधि होती है वो कॉप्स कहलाती है। एक होता है कोर होता है, आपने इसमें एस ई लगा रखा है, एक होता है CORPS और एक होता है CORPSE, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसको कॉप्स नहीं कहते, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कोर और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉप्स, दोनों में काफी अंतर है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कोर, कोर होता है सैनिक टुकड़ी, ठीक है ना, सैनिक की जो टुकड़ी होती है, जैसे एनसीसी होती है, सैनिक टुकड़ी होती है, एनसीसी होती है ना, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते नेशनल कैडेट कॉप्स, यदि आपने कह दिया नेशनल कैडेट कॉप्स तो अर्थ निकल जाएगा राष्ट्रीय डेड बॉडी, तो वो डेड बॉडी नहीं है, वो क्या है, एक सैनिक टुकड़ी है, तो नेशनल कैडेट कोर कहना पड़ेगा, ना कि कॉप्स कहोगे। तो ये कोर है और इसमें ई लगाने से वो साउंड करेगा कॉप्स, ठीक है ना। तो कॉप्स का मतलब होता है क्या, डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को, मृत व्यक्ति की जो डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी जो होती है व्यक्ति की, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉप्स। एक कॉप्स COPS भी होता है, COPS वाला कॉप्स होता है पुलिस, ये पुलिस को कहा जाता है, पुलिस को कहते हैं कॉप्स, COPS, ठीक है ना। तो COPS कॉप्स क्या होता है, पुलिस होता है, ठीक है। क्रॉप्स घास होती है, ठीक है ना, वो क्रॉप्स होती है, क्या होती है, क्रॉप्स, ठीक है ना। ये घास वगैरह या जो फसल वगैरह जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रास होती है घास, तो क्रॉप्स होती है फसल, ठीक है। तो फसल वगैरह होती हैं उसे हम कहते हैं क्या, क्रॉप्स कहते हैं। ये फसल है तो क्रॉप्स है, ये कॉप्स है, ठीक है। चलिए, तो वर्ड है आपका नया इंटरमेंट। तो इंटरमेंट का मतलब होता है मृत व्यक्ति की समाधि होती है, और इंटर्नमेंट का मतलब होता है नजरबंद करना किसी को, ठीक है ना। ओके, चलिए, कश्मीर के अंदर इंटरमेंट काफी चला था, ठीक है ना। ओके, जब 370 को हटाया था। देखो अगला, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, आपके अत्यधिक आज्ञाकारी जो व्यक्ति होता है, जी हुजूरी करने वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों के ऑर्डर को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे, देखो सबसर्विएंट आपका वर्ड है। देखो सबलिमेट, सबलिमेट का मतलब होता है कोई चीज को आप परिशोधन करते हो या उसको उत्तेजित करते हो तो उसे कहते हैं सबलिमेट। सबलिमेट सारी लिमिट को खत्म करके आप उसे क्या करते हो, उकसाते हो, भड़काते हो, परिशोधन करते हो। सबजुगेट, सबजुगेट का मतलब होता है वश में कर देना, कुचल देना, सारे जगत को ही क्या कर दिया, सबजुगेट कर दिया, वश में कर दिया, अपने अधीन कर दिया, सबजुगेट कर दिया, सब जगत को। इस तरह याद करो, सब जगत को क्या कर दिया, सबजुगेट कर दिया, अपने वश में कर दिया, कुचल देना, ठीक है ना। और सबल्सन का मतलब होता है नीचे स्तर का जो सैन्य अधिकारी होती है, अधिकारी होता है जनरली, उसे सबल्सन कहते हैं। तो आपका वर्ड कौन सा है यहाँ पर, सब सर्विएंट। सब सर्विएंट ऐसे याद कर लो कि जो सब सर्विस देता है, सब तरह की सर्विस देने वाला व्यक्ति, कुछ भी आप उसे कहो वो उसकी जी हजूरी करता है, उसे कहते हैं सब सर्विएंट। क्या कहोगे, सब सर्विएंट, ठीक है ना, जी हजूरी करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। ओके, तो क्या कहोगे, सब सर्विएंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ईडियम से, दो आपके वन वर्ड पूछेगा, दो ही ईडियम पूछता है। द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगुलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। आप कह रहे हो सेंटेंस में कि कमजोर पहलू पर आक्रमण करना, आप कह रहे हो जब मैच का जो आखिरी समय था, ठीक है, आपके पहले ही वो हारा हुआ था व्यक्ति, लेकिन आपने सोचा कि आखिरी जो मौका है उस पर्टिकुलर टाइम में क्या करना, उस व्यक्ति के जो कमजोर पहलू है उसके ऊपर आपको आक्रमण करके आपको मैच पूरा ही क्या है, जीत लेना है। तो आपने क्या कहोगे उसकी जगह कि गो फॉर द जुगुलर। देखो गो फॉर द जुगुलर, तो जुगुलर आपकी जो यहाँ की जो नसें होती है, ठीक है, आपके गर्दन की जो नसें होती है, जो क्या जो वेंस होती है, जो आपका सर से लेकर के क्या करता है, हार्ट तक आपके ब्लड को, सर्कुलेशन को करता है, ब्लड को ले जाने का काम करता है, ठीक है, उसे जुगुलर कहते हैं। अब आपने कह दिया सेंटेंस में गो फॉर द जुगुलर, इसका मतलब है आपने किसी को गर्दन से पकड़ के जुगुलर को पकड़ा है, किसी को जुगुलर के ऊपर अटैक किया है, मीन्स उसका जो कमजोर पार्ट है, उसका जो वनरेबल पार्ट है, उसके ऊपर आपने क्या किया है, अटैक किया है। तो उसे हम क्या कहोगे आप उसकी जगह कि कमजोर पहलू पर आक्रमण करना। एक इसकी जगह एक आपकी ईडियम एक और बनती है, कौन सी,
यदि आप कहते हो कि हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट होता है वो अनुचित आक्रमण करना होता है कि आप बेल्ट के नीचे आप मार नहीं सकते, जब बॉक्सिंग वगैरह करते हैं तो बेल्ट के नीचे नहीं मार सकते, लेकिन आपने वहां मार दिया तो वो आपने क्या कर दिया, अनुचित आक्रमण कर दिया, वो अनफेयर अटैक होता है, तो उसे हम कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ है गो फॉर द जुगुलर, तो गो फॉर द जुगुलर का मतलब होता है किसी के कमजोर पहलू के ऊपर आप आक्रमण करते हो, तो फॉरफिट द मैच कहोगे, यहाँ पर गिव इजी अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिट टीम कहोगे, अटैक ऑल आउट कहोगे, या गिव रिजर्व प्लेयर्स अ चांस, तो क्या कहोगे, अटैक ऑल आउट, क्या कहोगे, अटैक ऑल आउट, ठीक है ना। आपने अटैक किया ऑल आउट करने के लिए, तो उसे कहते हैं गो फॉर द जुगुलर, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है। I stated the honest nest by the ऑनेस्ट स्टेटमेंट, आप कह रहे हो कि मैंने हॉर्नेस्ट जो हॉर्नेट कहते हैं उसको, हॉर्नेट के नेस्ट को आपने क्या किया है, उसको छेड़ा है, तो आप हॉनेस्ट की नेस्ट जो है उसको छेड़ते हो, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, इसका मतलब है लोगों के लिए मुसीबत आप खड़ी कर देते हो, मुसीबत मोल ले लेना, उसे कहते हैं स्टेयर ऑफ द हॉनेस्ट नेस्ट। स्टेयर अप आता है, स्टेयर के साथ अप भी आता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, स्टेयर अप भी आप कह सकते हो और स्टेयर भी कह सकते हो, तो स्टेयर द हॉनेट्स नेस्ट, हॉनेट जैसे आप एक फ्लाइंग होती है, जैसे मधुमक्खी टाइप एक क्या होती है, हॉनेट होती है, ठीक है, आप मधुमक्खी समझ लो, आप तो ऐसे ही समझ लो कि मधुमक्खी का छत्ता समझ लो। अब आपको पता है मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी के छत्ते को यदि आप स्टिर अप करोगे, उसको यदि छेड़खानी करोगे उसके साथ, तो वो क्या करोगे, आप मुसीबत मोल लोगे ही लोगे, ठीक है ना। तो ऑनेट को आप तो मधुमक्खी का छत्ता ही समझ लो, तो मधुमक्खी के छत्ते को स्टिर अप करोगे तो वो क्या करोगे, आप अपनी क्या करोगे, मुसीबत मोल ले ले, तो क्या कहोगे कि लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करना, कॉज्ड एंगर इन मैनी पीपल, लेकिन आप रेस्पॉन्डेड टू क्रिटिसिज्म एंग्रीली, एक्टेड विद एनर्जी एंड इंटरेस्ट, या स्टॉप पीपल क्रिटिसाइजिंग समवन, ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा कॉज्ड एंगर इन मैनी पीपल, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में आपने क्या कर दिया, गुस्से दिलाने वाला काम कर दिया, ठीक है, लोगों के लिए मुसीबत आपने खड़ी कर दी, तो स्टेयर द ऑनेस्ट नेस्ट, ठीक है ना। तो हॉनेट के जो नेस्ट है, आप कह रहे मधुमक्खी का छत्ता ही समझ लो आप उसे, उसको यदि आप क्या करते हो, छेड़खानी करोगे, तो ऑब्वियसली आप मुसीबत है वो मोल ले लोगे, ठीक है। तो दो ईडियम आपके एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स, ठीक है ना। सिनोनिम क्या पूछा जा रहा है, देखिए एडमोनिश, एडमोनिश होता है कि आप किसी को डांटते हो, फटकारते हो, उसे कहते हैं एडमोनिश करना। देखो एडमोनिश क्या कहोगे आप सिनोनिम्स के रूप में, आपके चाइल्ड कहोगे, चाइल्ड का मतलब भी क्या है, डांटना फटकारना होता है किसी को, ठीक है ना, इस अर्थ में। अनोय चिढ़ना होता है, परेशान होना। डिस्प्लेज नाराज होना कहते हैं, इरिटेट भी नाराज होना, चिड़चिड़ा होना, तो ऑब्वियसली डांटना फटकारने को क्या कहोगे, चाइल्ड कहोगे, ठीक है। तो सिनोनिम्स कौन सा बनेगा, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी होता है किसी को डांटते हो, फटकारते हो, आप किसी को लताड़ते हो, लताड़ना किसी को कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आप, चाइल्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड कौन सा है, रिसर्जेंस। देखो वर्ड है आपका रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मतलब सर्जरी करने के बाद में वापस रेजुवनेट हुआ है, तो पुनर्जीवन मिलना, पुनरुत्थान मिलना, तो रेजुवनेट कहो चाहे रिसर्जेंस कहो, सर्जरी के बाद में वापस रिसर्जेंस हो गया, व्यक्ति क्या हो गया है, रिजेनोवेट हो गया, रिजीवन मिल गया उसको। रेजुवनेट होता है, रिसर्जेंस होता है, सिनोनिम्स है, पुनर्जीवन मिलना, पुनरुत्थान होना, तो क्या कहोगे, वर्ड है आपका रेलुक्टेंस। रेलुक्टेंट तो मतलब होता है कि कोई इच्छा नहीं है, अभी कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं है, रेलुक्टेंट काफी पूछा जाने वाला वर्ड है, ठीक है ना। रिन्यूअल करना, ऑब्वियसली इसका सिनोनिम्स बन रहा है आपका रीलोकेशन, तो पुनर्वास करना, किसी जगह पर आप लोगों को वापस वहां पर सेटल किया है। और कौन सा, रिप्लेशन, रिप्लेसन होता है कि परिपूर्णता करना, कोई चीज की रिप्लेस कर देना, उसकी जगह दूसरी जगह कोई चीज ला के रख देना, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा सिनोनिम्स इसका, रिन्यूअल। तो रिसर्जेंस कहो, रेजुनेट कहो, ठीक है, रिन्यूअल कहो, ठीक है ना, पुनर्जीवन के अर्थ में आपका आता है रिसर्जेंस, तो आप कह सकते हो सर्जरी के बाद व्यक्ति रिसर्जेंस हो गया, वापस वो पुनर्जीवित हो गया, ठीक है ना, इस अर्थ में याद कर लो। अगला वर्ड है आपका एंटोनिम्स। देखो एंटोनिम क्या पूछ रहा है, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू आपने वन वर्ड के अंदर पढ़ाई होगा, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, बिना तैयारी के जो भाषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। बिना तैयारी के कोई भाषण वगैरह होते हैं या तत्काल कोई काम किया जाता है, आपने किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन आपने करी नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉम्प्टू। जो प्रॉम्प्ट सर्विस होती है ना, प्रॉम्प्ट सर्विस होती है, प्रॉम्प्ट सर्विस का मतलब होता है तुरंत जो सेवा होती है। आप कोई भी घर में कोई भी चीज़ आप इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ लेके आते हो, जनरली उसके ऊपर लिखा होता है फॉर प्रॉम्प्ट सर्विस, और उसके आगे आपके मोबाइल नंबर उनके दे रखे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत कोई चीज़ तैयार करिए, तो इम्प्रॉम्प्टू। तो क्या कहोगे, पंक्चुअल कहोगे, आपका प्रॉम्प्ट कहोगे, आपको क्या कहोगे,
प्रिपेयर्ड कहोगे या प्रोफाउंड कहोगे। ऑब्वियसली आपने यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड। ठीक है ना, तो प्रिपेयर किया हुआ, कोई चीज़ प्रिपेयर आपने कर रखी है तो ऑब्वियसली वो इम्प्रॉम्प्टू का एंटोनिम्स हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन है, अगला क्या वर्ड है आपका, वर्ड है अगला ट्रीचरी। देखो ट्रीचरी का मतलब होता है विश्वासघात करना, ठीक है ना, एंटोनिम्स। ठीक है, वर्ड देखो ट्रीचरी को आप टीचर से याद कर लो, हालांकि टीचर कोई विश्वासघात नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन वैसे ही आप याद कर लो, टीचर क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं, ट्रीचरी करते हैं, तो टीचर ट्रीचरी करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रीचरी मतलब विश्वासघात करना, तो क्या कहोगे, बैटरियल, धोखा। बैटरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड में से एक है, बहुत इस्तेमाल होता है स्पोकन इंग्लिश में, या मान लो आप कहीं भी कोई मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली बात है, ठीक है ना, बैटरियल। ओके, मलिंग मतलब विचार करना होता है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। लॉयल्टी, ऑब्वियसली लॉयल्टी आपका एंटोनिम्स बन जाएगा, वफादारी, ठीक है ना। और कौन सा, रिबेलियन मतलब जो बगावत होती है, क्या होता है, राजद्रोह। रिबेलियन तो खैर बहुत यूज इस्तेमाल होता ही है, तो वर्ड कौन सा, लॉयल्टी, तो वफादारी होती है। तो ट्रीचरी का एंटोनिम्स क्या बन जाएगा, लॉयल्टी, ठीक है ना। तो ट्रीचरी, टीचर से आप याद कर लीजिए, क्या कहते हैं, टीचर क्या कहते हैं, ट्रीचरी करते हैं, ठीक है ना। ओके, सरकारी टीचर करते हैं, सरकारी स्कूल में जो होते हैं ना, सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाले वो ट्रीचरी करते हैं, बाकी तो बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में भैया, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखो, हाँ, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको चुनना है। देखिए देखो वर्ड है आपका क्विंटेसेंस। देखो क्विंटेसेंस में क्या होता है, क्यू 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 जब भी आएगा तो यू उसके साथ में रहता है, क्यू यू, फिर आपको इन करना है, क्यू इन, ठीक है ना, फिर आपको करना है टेस, और फिर आपको करना है सेंस। देखो एक बात हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताई थी आपको, कि जब भी कभी एक जैसे वर्ड साथ में आते हैं, या जैसे एस सी सी एस ऐसे वर्ड आते हैं, या दोनों मान लो एस एस डबल आ रहा है, तो इनको एक को पहले वाले में कर दो, एक को अगले वाले में कर दीजिए, ठीक है ना, तो वो आसानी से आपको याद रहेगा। तो क्वीन टेस सेंस, क्वीन टेस सेंस, इस तरह याद कर लो। तो क्वीन टेस सेंस, तो क्विंटेसेंस का मतलब क्या होता है, जो सार तत्व होते हैं, ठीक है ना। अब उसे क्या, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो होता है, ठीक है ना, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग आप कह सकते हो, या इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ समथिंग आपने कह दिया किसी चीज़ का, उसे कहते हैं क्विन, या जो सार तत्व होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कह दिया कि एसेंस, आप कहते हैं ना, एसेंस आप यूज करते हो, एसेंस, ठीक है, एसेंस इसमें लिखा हुआ है, एसेंस, तो आप एसेंस से भी आप याद कर सकते हो एसेंस। तो क्वी इन, ठीक है, आप इसे क्वी इन एसेंस आप इसे भी याद कर सकते हो। एसेंस मतलब सार तत्व होते हैं, जैसे आपने कह दिया कि ट्रुथ एंड नॉन वॉयलेंस इज द एसेंस ऑफ जैनिज्म, आप सत्य और अहिंसा जैन धर्म के सार तत्व हैं, तो वहां पर एसेंस आप यूज करते हो। तो आपने कह दिया क्वी इन टेसेंस, ठीक है ना, तो इसका मतलब सार तत्व होता है। तो क्या होगा, क्यू यू आई एन टी ई एस एस ए एन सी ई, गलत हो गया, एस ई एन सी ई होना चाहिए, ठीक है। क्यू यू आई एन टी ई एस एस ई एन सी ई सही है, क्यू यू इन टेस ई एन सी ही, डबल एस ई सी, ठीक है। आप क्वा कर दिया, ये गलत हो गया, क्यू यू इन टास, ये तो गलती हो गया, ठीक है। तो आपका कौन सा है, बी आंसर है, ठीक है। एग्जाम में हिंदी नहीं दे रखी होगी, ऐसा नहीं कि आपको जो आंसर है उसके आगे हिंदी दे रखी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ओके, आपको वहां पे हिंदी नहीं देगा, आपके यहाँ समझने के लिए दे रखा है। अगला वर्ड देखिए क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से आपको वो तीन आपके क्या है, आपके सही वर्ड हैं, और एक आपका वर्ड है जो गलत है। देखिए वर्ड है आपका रेंडेजवॉज। देखो रेंडेजवॉज में क्या करना है, आप क्या कहोगे, रेंड, ठीक है ना, और आप कह सकते हो एज वो अस, रैंड एज वो अस, सही है। रैंड आर ई एन डी ई जेड और वी ओ यू एस, रेंडेजवर्स मिलन स्थल होता है। रेंडेजवर्स क्या कहते हैं, मिलन स्थल होता है, ठीक है ना। आप अपनी ओर से याद कर सकते हो, खोटे से याद कर सकते हो, रेंडेजवर्स, ठीक है ना, मिलन स्थल होते हैं, सारे लोग वहां मिलते हैं, कहाँ पर, जो रेंडेजवर्स होते हैं, ठीक है ना, अड्डा जो होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। रेनेसा आपका वर्ड है, देखो इसको पढ़ते हैं। रिम्यूनरेशन हमने पढ़ा था पहले ही, रिम्यूनरेशन जो क्या करते हैं, रिम्यूनरेशन कल पिछले वीडियो में भी था ये वर्ड, रिमन और एरा और शन करना है, रिम्यूनरेशन, रिमन एरा शन। रिम्यूनरेशन मतलब मेहनताना जो होता है, आपने कोई काम किया और उसका जो आपको मेहनताना जो मिलता है उसे रिम्यूनरेशन कहते हैं, ठीक है। और रेमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना होता है, रेमो आर ई एम ओ कर दीजिए, और
एन कर दीजिए और स्ट्रेट कर, रेमो एन, ठीक है, और स्ट्रेट कर दो, ठीक है, रेमो एंड स्ट्रेट, ठीक है ना, रेमोन्स्ट्रेट, विरोध करना, उसे क्या कहोगे, रेमोन्स्ट्रेट कहोगे। तो वर्ड है आपका कौन सा, रेनेशा। तो रेनेसा आपकी स्पेलिंग आपकी यहाँ गलत है, रेनेसा कौन सी है, ये स्पेलिंग सही होगी, ठीक है ना। तो रेनेसा की स्पेलिंग में आपको ध्यान ये रखना है, पहले आपको रैना लिखना है, RENA, ठीक है ना, रैना लिख दिया, फिर आपको लिखना है इज, रैना इज कर दो और फिर सेंस कर दो, रैना इज सेंस, रैना इज सेंस, ठीक है ना, सुरेश रैना से याद कर लो, रैना इज सेंस, ठीक है ना। तो रैना इज सेंस, रैना इज सेंस, देखो रेनेसा, ठीक है, रेनेसा मतलब पुनर्जागरण का जो काल था, रेनेसा पीरियड था ना, तो रेनेसा, तो रैना इज सेंस, ठीक है ना। रैना करिए, पहले रैना लिख दीजिए, रहना, फिर आप इज करिए और फिर सेंस कर दो। तो आपको पता होना चाहिए कि एस अपने आप में क्या आ जाएगा, डबल आता है, एन एस आपका 2 बार आता है। तो रहना इज सेंस, रहना इज सेंस, रेनेसा, ठीक है ना, रेनेसा पीरियड था वो, क्या कहोगे, रहना इज सेंस। चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका एक्टिव फॉर्म कह रहा है, सेंटेंस एक्टिव फॉर्म कह रहा है आपका, मतलब पैसिव में दे रखा सेंटेंस है, उसे एक्टिव में चेंज करना है। देखो क्या कह रहा है, श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड, मस्ट हैव बीन फाउंड, इसका मतलब आपको देखो, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो पहले देख लो कि इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा। एक्टिव फॉर्म क्या होता है कि बीन हट जाएगा, मस्ट हैव फाउंड जहां आएगा वो आंसर होगा। मस्ट हैव फाउंड किस में है, मस्ट हैव फाउंड पहले वाले में भी है, मस्ट हैव फाउंड सेकेंड वाले में भी है, मस्ट हैव फाउंड थर्ड वाले में भी है, और मस्ट हैव फाउंड फोर्थ वाले में भी है। इसका मतलब आपके वर्ब तो सभी सही दे दी इसने। अब वर्ब सही दे दी, इसका मतलब क्या होगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किसको लेना पड़ेगा, द लॉस्ट चाइल्ड, ये ऑब्जेक्ट होगा। द लॉस्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट किस किस में दे रखा है, देखो द लॉस्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट आपके पहले में भी दे रखा है, द लॉस्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट आपका सेकंड में भी दे रखा है, द लॉस्ट चाइल्ड आपके थर्ड में भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, और द लॉस्ट चाइल्ड आपके किस में दे रखा है, फोर्थ में भी ऑब्जेक्ट दे रखा है। इसका मतलब आपने जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपने सब में ही दे दिया, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, वर्ड में आपने श्योरली लगा दिया। श्योरली तो आपकी एडवर्ब होती है, श्योरली तो क्या है आपकी एडवर्ब है, तो श्योरली को तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपने कह दिया सेंटेंस में कि श्योरली मस्ट हैव बीन, ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ सीधी आप वर्ब आप कैसे इस्तेमाल करोगे, ये तो गलत हो जाएगा। श्योरली, अब समवन मस्ट, अब समवन आपने सब्जेक्ट बना दिया, तो आपको मस्ट का सब्जेक्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा वर्ब का, ठीक है। श्योरली नाउ, नाउ यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपका बनेगा नहीं, और नाउ से सब्जेक्ट, आप एडवर्ब से तो कैसे सब्जेक्ट बनाओ, एडवर्ब को कभी हम सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। एडजेक्टिव को जरूर सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन उसमें आर्टिकल यूज करके, जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड वगैरह, तो वो एडजेक्टिव आपका वहां पर जरूर वहाँ नाउन का काम कर जाता है, लेकिन आप किसी भी एडवर्ब को सीधा सब्जेक्ट है वो नहीं बना सकते। तो नाउ भी एडवर्ब है, श्योरली भी एडवर्ब है, तो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, समवन है। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, बी आंसर रहेगा कि श्योरली समवन मस्ट हैव फाउंड द चाइल्ड बाय नाउ, ठीक है ना। इस तरीके से ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी। अब इसी सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बनाना चाहोगे तो पैसिव वॉइस आपको कैसे बनाना पड़ेगा कि श्योरली, आपने पहले श्योरली को पहले भी ले सकते हो, मस्ट श्योरली हैव इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो आपने क्या बनाओगे कि द श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड, क्या कहोगे, मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। अब बाय समवन यहाँ कहने की कोई जरूरत नहीं है, बाय समवन, बाय एनीवन ऐसे वर्ड को यूज करना कोई जरूरी नहीं है, उसे आप ओमिट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, श्योरली समवन हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड। ध्यान रखना, यदि सेंटेंस पैसिव का दे रखा है और उसे आपको एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए दे, और आपको पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वहां पर नहीं है, तो आपको अपनी ओर से सब्जेक्ट लगाने पड़ेंगे, समवन, एनीवन, ठीक है ना। इस तरह का वर्ड है वो आपको यूज है वो करने होंगे, ठीक है। चलिए समबडी, एनीबडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, देखो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है आपका, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको लगानी है। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, What time does the flight arrive? She asked the receptionist. अब ask the receptionist फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। अब बात आ गई कह क्या रहा है कि does है। अब does के साथ आपने वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लगाइए। does के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो does हट जाएगा,
डज आपका हट जाएगा और अराइव का क्या हो जाएगा, अराइव्ड। अब जिसमें अराइव्ड अकेला दे रखा है वो आपका आंसर होगा। तो देखो क्या करना चाहिए, पहले इसमें क्या कर रखा है, वो टाइम द फ्लाइट अराइव्ड, इसमें अराइव्ड सही दे रखा है, इसमें तो वो टाइम फ्लाइट अराइव, ये तो गलत ही हो गया। डज अराइव दोबारा सेम आप लिख नहीं सकते, गलत है, क्योंकि सेंटेंस में पास्ट ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पर वॉज गोइंग टू बी, अराइव्ड तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी, सी और डी तो आपके गलत ही हो गए। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि सी आस्क द रिसेप्शनिस्ट, क्या कह रहा है कि व्हाट टाइम द फ्लाइट अराइव्ड। आपको पता होना चाहिए कि डू और डज के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डू डज को हटा करके सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। जब डू डज के साथ में नॉट नहीं दे रखा हो, यदि यहाँ पर डज की जगह डजंट होता तो हमें वहां पे डिडंट अराइव कहना पड़ता, डिड नॉट प्लस अराइव कहना पड़ता। यदि डू डज और डू डज के साथ में नॉट यदि नहीं है तो डू डज हटेगा और फर्स्ट फॉर्म सीधी किस में कन्वर्ट होती है, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, पहला ऑप्शन बनेगा। क्लियर है। तो ध्यान रखना डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें किसी भी तरह का मान लो नॉट उसमें नहीं दे रखा है तो आपको उसे डू डज को हटा के सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दिया जाता है, ठीक है ना। और डू डज के साथ में यदि नॉट आता है तो डू डज को डिड में कन्वर्ट किया जाता है और फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहती है, ठीक है। चलिए तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन सी, आस्क द रिसेप्शनिस्ट व्हाट टाइम द फ्लाइट अराइव्ड। क्लियर है। चलिए ओके नेक्स्ट देखो आपका सेंटेंस क्या, देखो अब सेंटेंस है पैराजम्बल्ड का। देखिए पैराजम्बल्ड प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, एक दो दिन से नहीं आता, आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे पैराजम्बल्ड आपके क्लियर होते जाएंगे। देखो there are many gadgets that are operated by a remote control and contain a silicon chip। पहले पूरा पढ़ना है, ठीक है। this products an infrared beam made up electromagnetic waves। फिर आपके when a button is pressed on the remote control the chip sets off an electronic vibration। the beam carries a coded signal for ऑपरेटिंग द सिस्टम्स। अब ऑब्वियसली सेंटेंस के अंदर एक एक्टिविटी के बाद में दूसरी एक्टिविटी आपको दे रखी है। सबसे पहली बात आपको इंट्रोडक्शन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन यहाँ लिख रहे हो आपकी देयर आर मैनी गैजेट्स, आप कह रहे हो बहुत सारे गैजेट्स हैं मार्केट के अंदर दैट आर ऑपरेटेड बाय अ रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल से क्या है ऑपरेट हो जाते हैं एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप, जिसके अंदर सिलिकॉन चिप भी होती है। तो ऑब्वियसली पहला आपको ए लेना ही पड़ेगा, इंट्रोडक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एक इसमें आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी हो चाहिए कि जब भी कभी एक से ज़्यादा मतलब ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन के अंदर सेम यदि आपका पहला या आखिरी यदि ऑप्शन में कोई भी पार्ट दे रखा है तो उसे 90% उसी को मान लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका गलत है। अब फर्स्ट भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी आंसर हो सकता है। अब पहले में ए के साथ सी दे रखा है, दूसरे में भी ए के साथ सी दे रखा है और तीसरे में ए के साथ डी दे रखा है। क्या ए के साथ डी हो सकते हैं कि दिस बीम कैरीज, कौन सी बीम कैरीज कर रही है, तो ऑब्वियसली ए के साथ डी हो नहीं सकता, ऑप्शन आपका डी आंसर यहाँ पर गलत हो गया। अब ए के साथ सी तो ऑब्वियसली अपने आप ही दोनों में ही दे रखा है, इसमें भी सी दे रखा है, इसमें भी सी दे रखा है, तो सी तो हो ही जाएगा अपने आप। तो ए के साथ तो सी अपने आप ही हो गया, ठीक है ना। तो अब आप कह रहे हो कि देयर आर मैनी गैजेट्स दैट आर ऑपरेटेड बाय अ रिमोट कंट्रोल एंड कंटेन्स अ सिलिकॉन चिप। व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड ऑन द रिमोट कंट्रोल द चिप सेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। तो ए को आपका सी फॉलो भी कर रहा है क्योंकि आप रिमोट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो और उसी को इसने वापस क्या कर दिया, रिमोट कंट्रोल के बारे में और चिप के बारे में वापस वही बात कह दी, ठीक है। और फिर आप कह रहे हो क्या, दिस प्रोडक्ट्स इज, अब ऑब्वियसली सी के बाद आपको क्या कहना पड़ेगा, बी कहना पड़ेगा। देखो एक तो सी के बाद क्या दे रखा है, डी दे रखा है, एक आपको सी के बाद बी दे रखा है, डी। अब देखो दिस प्रोडक्ट्स एन इंफ्रारेड बीम मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपने इंफ्रारेड बीम को आपने इंट्रोड्यूस किया है और उसी से वापस बीम को आपने क्या किया है, कैरीज सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हो। तो इस वाले वापस बीम को ये वाला क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो होना क्या चाहिए सेंटेंस में कि पहले आपका ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा और बी के साथ डी आएगा। ऑप्शन कौन से में है, सेकंड ऑप्शन में आपका दे रखा है ए सी बी डी,
ठीक है ना। तो आपको सेंटेंस के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है उसका हिंदी अर्थ आता हो, पूरे सेंटेंस का आपको, पूरे जो आपका जो पैराग्राफ है इसका पूरे का हिंदी अर्थ आना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऐसा वर्ड बीच में आता है जिसका अर्थ आपको नहीं पता है तो अटकना नहीं है, वहाँ स्टिक नहीं होना है, आपको देखना ऑप्शन से काटना है। ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम किसी पैराजम्बल या आप किसी सेंटेंस रीअरेंजमेंट को जब हम पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज, दीज लॉटरीज कौन सी लॉटरीज की बात कर रहे हो, पहले एक बार पढ़ के देखो। दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स सेल ड्रीम्स lured by this millions of people waste their hard earned money, crores of rupees and gold are offered as prizes, people buy lotteries hoping to become rich overnight। देखो ऑब्वियसली अब इस सेंटेंस के अंदर आपने पहली चीज सेंटेंस जो बना रहे हो कि यहाँ दीज लॉटरीज आप कह रहे हो, तो दीज लॉटरीज तो आपने सेंटेंस में ये तो सीधा पहले सेंटेंस बना नहीं सकते। ल्यूड बाय दिस किसके द्वारा किया जाता है ये भी आपका पहला नहीं बनेगा। करोर्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइजेस, किस में प्राइज में ऑफर कर रहे हो आप। पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। ऑब्वियसली पहला आपको डी लेना पड़ेगा। फर्स्ट क्या लोगे? डी लोगे। पहला डी किस किस में आ रहा है? एक तो बी में आ रहा है और एक आपका सी में आ रहा है, ठीक है ना। तो पहला आपको डी लेना पड़े, तो पहला ऑप्शन आपका ए और डी कट रहा है। ऑप्शन आपका बी और सी कौन सा? डी, और इसमें भी डी ऑप्शन है, इसमें भी डी ऑप्शन। अब डी के बाद बी है और इसमें डी के बाद में ए है। एक में डी के बाद बी है और एक में क्या है? डी के बाद ए है। देखो अब आप कह रहे पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। अब लॉटरीज कह रहे हो और इसी लॉटरीज को वापस क्या कह रहा है? दीज लॉटरीज, ठीक है ना। तो दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम्स। ऑब्वियसली आपको इस डी को किससे फॉलो करना पड़ेगा? ए से फॉलो करना पड़ेगा। तो दिमाग ये लगाना है, आपको ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना है कि इस डी के बाद ए आ रहा है, इस डी के बाद बी आ रहा है, तो डी के बाद बी होना चाहिए कि डी के बाद ए होना चाहिए। तो ऑब्वियसली डी के बाद में ए आपका बन रहा है, ठीक है। फिर आप देखो फिर क्या होगा? ल्यूड बाय दिस, अब किसके द्वारा ल्यूड कर रहे हो? मिलियंस ऑफ पीपल वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी, करोड्स ऑफ रुपीज एंड गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइजेस। तो पहले ऑफर देगा और उसी ऑफर से वो क्या आप कह रहे हो कि बहुत सारे ऑफर किया जाता है प्राइजेस के रूप में, और उसी से वो ल्यूड बाई हो जाता है। ल्यूड बाई मतलब लालच में पड़ जाता है, उसकी लालचा में आ जाता है। तो इस सी को कौन फॉलो कर रहा है? बी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो डी को फॉलो कर रहा है ए और सी को फॉलो कर रहा है बी, तो डी ए सी बी होना चाहिए। तो डी ए सी बी कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी ए सी बी कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में दे रखा है, डी ए सी बी। तो सेंटेंस में ये कुछ आपको हिंट्स आपको ध्यान में रखना है और विशेषकर ऑप्शंस के ऊपर जरूर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं में दिमाग लगाओ, आप फालतू में दिमाग लगा रहे हो जो कि ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आप यदि ऐसे सोचते हैं कि क्या डी के बाद में क्या सी आ सकता है, अरे डी के बाद में सी आपके किसी ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है डी के साथ सी, तो वो क्यों दिमाग लगा रहे हो कि डी के साथ सी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वहाँ पर, ओके। तो जरूरी हमने हिंदी अर्थ इसका किया ही नहीं, और हिंदी अर्थ कोई करना ज़रूरी नहीं होता है, आपको सेंटेंस एक के साथ एक कड़ी बिठा करके आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लॉज टेस्ट। देखिए क्लॉज टेस्ट का तरीका मैंने आपसे पहले ही बोला था कि पहले आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस पूरा आपको क्लॉज टेस्ट पढ़ना है, कितने सेंटेंस है उसको आपको देखना है, फिर इसमें आपको आइडिया लग जाएगा किसके बारे में कहना चाह रहा है, उसकी थीम का आपको पता चलता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस है द रैप्टर्स डे बिगिंस सून आफ्टर डॉन, ओके, देयर विंग्स फॉर अ क्विक वार्म अप and are ready for the hunt. Nature these birds so well that they do not need to hunt every day. Buy a good kill on a particular day. The large raptor can go without hunting 2 or 3 weeks. These predators can do without regular meals. This help them to if there is bad weather or lack of food.
एक बार आपने पढ़ा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में कह रहा है, रैप्टर के बारे में कहना चाह रहा है, ठीक है ना, कि वो हमेशा क्या करता है, रेडी रहता है हंट करने के लिए, ठीक है ना। प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ दी है उन्हें, ये चीज़ उनकी नीड को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डे में वो हंट करते हैं, फिर बाकी वीक में वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना, परजीवी हैं वो, ठीक है ना। ओके, चलिए अब देखो क्या है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए वो चीज़ें इनफ है, ये चीज़ बता रहा है सेंटेंस में। अब देखो पढ़ो और क्या कह रहा है सेंटेंस। अ रैप्टर्स डे बिगिंस सून आफ्टर डॉन। डॉन का मतलब होता है जो भोर का समय होता है, सुबह का जो समय, सूर्योदय से पहले का समय, सनराइज के पहले का समय, सनराइज के पहले का जो उजाला होता है, भोर का समय, उसे डॉन कहते हैं, DAWN, डॉन। तो अ रैप्टर्स डे बिगिंस सून आफ्टर डॉन, सूर्योदय होने के तुरंत बाद ही, सूर्योदय होने के नहीं मतलब डॉन के तुरंत, सूर्योदय से जस्ट पहले क्या रैप्टर है वो अपने दिन की शुरुआत है वो कर देते हैं। रैप्टर एक शिकारी पक्षी होता है, रैप्टर एक शिकारी पक्षी होता है जो क्या करता है, परजीवी है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाला आपका जीव है, ठीक है ना। तो रैप्टर्स डे बिगिन सून आफ्टर डॉन, ठीक है ना, आपके भोर का समय के बाद, तुरंत बाद, सनराइज के जस्ट पहले वो उठ जाता है। दे, आप क्या कह रहे हो, दे देयर विंग्स फॉर अ क्विक वार्म अप, आप कह रहे हैं कि वो वार्म अप करने के लिए अपने पंख को क्या करते हैं, पंखों को क्या करते हैं, फ्लिंग करते हैं, वो फ्ली करते हैं, फ्लैप करते हैं कि फ्लो करते हैं। फ्ली का मतलब तो भाग जाना होता है, ये तो आएगा नहीं। फ्लो का मतलब बहना होता है। पंख को फड़फड़ाते हैं, तो फड़फड़ाने को क्या कहोगे, क्या कहोगे, फ्लैप कहोगे, क्या कहोगे, तो फ्लैप। तो फ्लैप का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, ठीक है। ओके, फ्लिंग तो पटकना होता है, फ्लिंग मतलब होता है पटकना, फ्लिंग क्या होता है, पटकना। तो अपने पंखों को पटकते थोड़ी हैं, पंखों को पटक नहीं थे, पंखों को फड़फड़ाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैप करना कहते हैं। तो दे फ्लैप देयर, क्या कहोगे, फ्लैप, दे फ्लैप, FL, क्या कहोगे, दे फ्लैप। फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो दे फ्लैप देयर विंग्स फॉर अ क्विक वार्म अप, आप कह रहे हैं कि सुबह सुबह वार्म अप करने के लिए वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, ठीक है ना, जिस तरह अपन दौड़ लगाते हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं वार्म अप करने के लिए। एंड आर रेडी फॉर द हंट, और वो शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। नेचर दीज बर्ड्स सो वेल, आप कह रहे कि दैट दे डू नॉट नीड टू हंट एवरी डे, आपके प्रकृति ने उन्हें बहुत सारी चीज दी है कि उन्हें पूरे दिन भर हंट करने की जरूरत नहीं होती है, पूरे दिन भर उन्हें क्या शिकार करने की जरूरत नहीं होती है। अब नेचर ने क्या किया है, देखो आगे कह रहा है सेंटेंस, नेचर, नेचर, अब हैव ब्यूल्ड, नेचर के साथ प्लूरल वर्ब तो आएगी नहीं, वर्ब आपको सिंगुलर रखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब आपने हैज ब्यूल्ड कहोगे या हैज ब्यूल्ड कहोगे, अब हैज के साथ आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी पड़ेगी, हैज ब्यूल्ड, ठीक है ना। ब्यूल्ड आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है और ब्यूल्ड आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में काम आती है। पता करना हो कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म है और कौन सी आपकी सेकंड फॉर्म है, तो उसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगा के चेक कर लो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने ब्यूल्ड कह दिया, एक आपका ब्यूल्ड है और एक आपका ब्यूल्ड है, अब आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगा के चेक कर लो। जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी वाली फॉर्म जैसे बिल्डिंग होती है कि बिल्डिंग होती है, ऑब्वियसली आपकी बिल्डिंग होती है, तो क्या कहोगे, बिल्डिंग, ठीक है। तो आपके ये कौन सी है, आईएनजी वाली फर्स्ट फॉर्म है, और ये कौन सी सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपकी कौन सी वाली फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, ब्यूल्ड। आप कह रहे हो सेंटेंस, नेचर हैज बिल्ड दीज बर्ड्स सो वेल, ठीक है ना, दैट दे डू नॉट नीड टू हंट एवरी डे, प्रकृति ने उन्हें बहुत सारी चीजें दी हैं कि उन्हें हमेशा शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बाय अ गुड किल, देखो बाय अ गुड किल, बाय टेकिंग अ गुड किल, बाय हैविंग अ गुड किल, बाय मेकिंग अ गुड किल, या बाय डूइंग अ गुड किल, बाय मेकिंग अ गुड किल। मेकिंग अ गुड किल, मेक अ किल का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करने को कहते हैं मेक अ किल, क्या कहोगे, मेक अ किल। मेक अ किल शिकार करने को कहा जाता है, मेक अ किल, मेक अ किल। मेक अ किल एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इसका मतलब होता है शिकार करना, मेक अ किल होता है शिकार करना, शिकार करने को बोला जाता है मेक अ किल, ठीक है। तो आपने कह दिया सेंटेंस कि by making a good kill on a particular day, the larger raptor can go without hunting, आप कह रहे हो कि क्या, the larger raptor can go without hunting, फिर आप कह रहे हो क्या,
फॉर 2 और 3 वीक्स, इन 2 and 3 वीक्स, सिंस या फ्रॉम कहोगे, ऑब्वियसली सिंस कह नहीं सकते, आपको फॉर कहना पड़ेगा। आपने टेंस के अंदर पढ़ाई है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्या कहोगे, फॉर 2 और 3 वीक्स आपको कहना पड़ेगा। जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो सिंस नहीं, आपको फॉर कहना ही पड़ेगा। अब आप कह रहे सेंटेंस द लार्जर रैप्टर कैन गो विदाउट हंटिंग, क्या कहोगे, फॉर 2 और 3 वीक्स। आप कह रहे जो रैप्टर जो होते हैं, जो बड़े रैप्टर जो इतने भी होते हैं, उन्हें यदि 2 या 3 वीक तक यदि वो दोबारा शिकार नहीं भी करे तो भी उनके लिए चल जाता है। नेचर ने उन्हें इतनी पावर है वो दे रखी है। दीज प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स जो परजीवी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जो पक्षी होते हैं, तो दीज प्रेडेटर्स जो परजीवी पक्षी होते हैं, ठीक है, कैन डू विदाउट रेगुलर मील्स, उन्हें जरूर डेली खाना खाने की जरूरत है वो नहीं पड़ती है। दिस हेल्प देम टू इफ देयर इज बैड वेदर और लेक ऑफ फूड। आप कह रहे हो कि यदि मौसम खराब होता है या खाने की कमी यदि रहती है तो वो क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई रह सकते हैं, वो सेचुरेट रह सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, या वो सपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा सर्वाइव, ठीक है ना। तो दिस हेल्प देम टू सर्वाइव इफ देयर इज बैड वेदर और लेक ऑफ फूड करना, ठीक है ना। चलिए, ओके, सेचुरेट तो तरबतर होता है, इधर उधर भटकने का अर्थ में तरबतर करना सेचुरेट, तो क्या कहोगे, सर्वाइव करना। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके ये 5 वर्ड है वो जो बन गए। एक बार दोबारा पढ़ के देख लो। रैप्टर्स डे बिगन्स सून आफ्टर डॉन, फिर आपने कह दिया दे फ्लैप देयर विंग्स फॉर अ क्विक वार्म अप एंड रेडी फॉर द हंट। नेचर क्या कहोगे, गिव्स दीज बर्ड्स सो वेल, गिव्स आएगा या क्या है यहाँ पर, नेचर हैज बिल्ट, क्या कहोगे, नेचर हैज बिल्ट, क्या कहोगे, दीज बर्ड्स सो वेल दैट दे डू नॉट हंट एवरी डे, ठीक है ना, बाई मेकिंग अ गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे द लार्जर रैप्टर कैन गो विदाउट हंटिंग फॉर 2 or 3 वीक्स। दीज predators can do without regular meal, ठीक है ना। this help them to survive if there is bad weather or a lack of food। क्लियर है, समझ आ गया, ओके। चलिए, तो इस तरीके से आपके क्या हैं, ये क्लॉज टेस्ट बन रहे हैं। आप ये ना समझें, ये केवल आप यही ना समझें कि अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना, केवल उन्हीं के लिए यूजफुल है, ऐसा नहीं है। आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, आज भी यदि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और आप ये सोचो अभी आपके ग्रेजुएशन भी मान लो चल रही हो और अभी आप इस वाले एग्जाम में नहीं बैठ रहे हो, ठीक है ना, आप अगले वाले एग्जाम में बैठने वाले हो, ठीक है ना, तो उनके लिए भी है ये, ठीक है ना, ओके। तो जितना हो सके आप इसे क्या करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए, ओके, कॉल इट अ डे, बाय बाय।